स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक होगा क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम TIR भी बोलते हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, आपके परावर्तन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको मैं समझा रहा हूं। समझाने से पहले मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे दूं। परावर्तन, अपवर्तन हम लोगों ने पढ़ा है। अपवर्तन की घटना में दो पारदर्शी माध्यम होते हैं और प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का वेग एवं दिशा बदल जाता है। यही ना पढ़े हैं। इसी फिनोमिनान के आधार पर, इसी कंसेप्ट के आधार पर हम इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करेंगे। लेकिन ठीक इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो के अगर प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ मैं अपवर्तन के प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था और मैं यह बताया था कि जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो प्रकाश होती है वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जो प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। मैं इस बात को फिर से यहाँ कोट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को यह बात जरूर बोला था कि जब प्रकाश सघन में जाती है तो सघन में जो नॉर्मल होता है वह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, खींचता है। आप ऐसे समझ लीजिए, याद करने के लिए। और वही माध्यम अगर विरल होगा तो प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, दूर भगाएगा। ठीक ना। तो इसी आधार पर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं क्रांतिक कोण को समझेंगे। आइए हम समझते हैं स्टूडेंट। सो देखिए, हम देखेंगे। देखिए, यह एक, मान लेते हैं यह ऊपर वाला, यह एक मीडियम है, यह एक माध्यम है, और इस माध्यम का मैं नाम दे रहा हूं M1। इसके नीचे वाला कोई माध्यम है, इस माध्यम का नाम दे रहा हूं M2। हाँ, ये जरूर है कि यह जो ऊपर वाला माध्यम है नीचे वाले माध्यम के कंपैरिजन में सघन है। जैसे ऊपर वाले माध्यम को मैं ग्लास कह दूंगा, नीचे वाले माध्यम को क्या कह दूंगा, एयर कह दूंगा। ऊपर वाला माध्यम एयर हो गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला माध्यम अगर वाटर कह दें तो नीचे वाला माध्यम आप एयर कह दीजिए। हम ये कहना चाह रहा हूं कि ऊपर वाला माध्यम सघन है और नीचे वाला माध्यम विरल है। ये हो गया। ये जो है, यह जो मीडियम है यह सघन है, और यह जो है यह क्या है, विरल है। अब देखेंगे, अब अगर हम इस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये देखिए, यह नॉर्मल है। इस बिंदु को, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं O। ये मान लेते हैं N1 है और यह N2 है। ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल बोले तो यह अभिलंब है। ठीक ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो इसका एंगल कोण किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। माने यह आपतन कोण I के बराबर होगा। अब देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन अब अपवर्तन यह भी बता दिया कि जब माध्यम चेंज होता है तो उसका पथ सीधा नहीं रह जाता है। तो हम लॉजिक लगाएं तो इस प्रकाश को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधे नहीं निकलेगी, यह अपने पथ से डेविएट होगी। अब डेविएट होगी तो क्या होगा, इसमें समझना ये है कि यह माध्यम क्या है, विरल है, और विरल में जो किरण होती है वह अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो मतलब कहने का कि यह प्रकाश यह सीधे न जाके
यह कुछ ऐसे अपवर्तित हो जाएगी। तो यह जो एंगल होगा, यह कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर हो गया। इसमें कुछ नहीं, ये बेसिकली ये क्या है, अपवर्तन है। इसका मैं इस चित्र का नाम दे दूंगा अपवर्तन। अब जरा आप समझिएगा, अब थोड़ा आप समझो। अब यह जो प्रकाश की किरण आपको यहां से इंसिडेंट हो रही है, समझना बेटा मैं क्या बोला हूं। अगर इस प्रकाश की किरण को आप नीचे की तरफ ऐसे खींचो, अर्थात नीचे की तरफ खींचेंगे यानी आपतन कोण आई का मान बढ़ेगा। मतलब कहना चाह रहा हूं कि अगर आप आपतन कोण आई को बढ़ाते जाएंगे तो यह जो अपवर्तित किरण जो ऐसे है ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी कि नहीं हो जाएगी, होगी ना। माने आप इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो यह ऊपर की ओर बढ़ेगा। मतलब कहने का कि यह आर भी क्या होगा, बढ़ेगा, और यह आई तब बढ़ रहा है। एक सिचुएशन ऐसा आएगा, इसको बढ़ाने पर एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि यह जो अपवर्तित किरण है यह क्या होगी, ठीक इस अक्ष के अनुदिश आ जाएगी। मतलब मैं समझा रहा हूं आपको, जो नेक्स्ट पिक्चर बनेगा वह कुछ ऐसा बनेगा। देखिए हम बढ़ा रहे हैं, अब बढ़ाने गए हैं तो बढ़ाने के बाद देखिए यह एक समय आएगा कि इस आपतन कोण के लिए जो अपवर्तित किरण है, माने जो अपवर्तित किरण है वह क्या हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो कहने का मतलब यह कोण जो आर है यही ना अपवर्तन कोण है, अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब यह अपवर्तन कोण आर किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये कब हो रहा है, एक आपतन कोण विशेष के लिए। इसे आपतन कोण विशेष को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये जो आपतन कोण आई है इसको मैं क्रांतिक कोण कह दूंगा। यही आई जब सी के बराबर हो जाएगा यानी क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, तब यह अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो अब हम परिभाषित कैसे करेंगे क्रांतिक कोण को। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा यह कह रहा है कि आपतन कोण आई के विशेष मान सी के लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। उसी विशेष मान को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसको इस मान सी से प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्रांतिक कोण को फिर से परिभाषित कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आपतन कोण आई का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसी क्रांतिक कोण को हम क्या कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि स्टूडेंट, ये ध्यान देना है आप लोगों को कि यहाँ माध्यम मीडियम में चेंज नहीं कर रहा हूं। जो माध्यम यह है, माने जो माध्यम ये है वही माध्यम यहाँ पर भी है, समझ में आ रहा है ना। सो ये माध्यम आपका, अब जरा सोचिएगा, तो हमने क्रांतिक कोण को परिभाषित कर दिया, अभी मैं उसको बाकायदा नोट करा दूंगा। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखिए, अब जरा सोचिए, अगर आप इस आपतन कोण को अगर इस क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, मतलब ये हुआ कि इसको आप थोड़ा सा भी अगर आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो यह जो किरण है उससे माध्यम में वापस हो जाएंगे ना। तो जब यह आपतित किरण
उसी माध्यम में वापस हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लेकिन इस परावर्तन को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि इस स्थिति में कोई भी किरण इस विरल माध्यम में नहीं जा रही है, बल्कि टोटल जो किरण आपतित हो रही है वह पूरी की पूरी किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जा रही है। इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण का मतलब पूरा का पूरा हो गया, आंतरिक का मतलब उसी माध्यम में हो गया। तो मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति में अपवर्तन न होकर केवल और केवल परावर्तन होता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगर इसका मैं पिक्चर बनाऊं तो इसका रे डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिएगा स्टूडेंट, यह आपका सघन माध्यम हो गया और ये हमारा विरल माध्यम है। अब देखेंगे यह मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसे रे ऑफ इंसिडेंट डाला। अच्छा यहां पर ये देखेंगे ऐसे ना कर दिया। लेकिन यह जो एंगल आई है ना, देखिए यह आपतन कोण है, यह किससे बड़ा कर दिया, क्रांतिक कोण C से बड़ा कर दिया। इस यहां पर आपतन कोण I क्रांतिक कोण C से बड़ा हो गया तो अब यह आपतित किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तित हो गई तो इसे को हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। सो ये हो गया आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यह किसका पिक्चर है, तो ये आपका पिक्चर हो गया क्रांतिक कोण का। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, अब जो मैं आपको आंतरिक परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो परिभाषा बताया हूँ, डेफिनेशन बताया हूँ, उसको मैं स्क्रीन पर नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर देंगे। ओके, मैं नोट कर दे रहा हूँ। स्टूडेंट हम देखिए यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन कर चुका हूँ। पहला जो डेफिनेशन है वह क्रांतिक कोण का है और जो दूसरा डेफिनेशन है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। स्टूडेंट आप लोगों से एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में एक सवाल, एक प्रॉब्लम पूछ दिया करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तो जिसको मैं हेडिंग बना चुका हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। आप देखेंगे, अच्छा ये जो मीडियम है, यह जो मीडियम है M1 है, यह मीडियम M2 है, यह सघन है, यह विरल है, यह भी वही चीज है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पहली बात, पहला जो कंडीशन होगा वह यही होगा कि प्रथम माध्यम सघन जबकि द्वितीय माध्यम विरल होना चाहिए। जैसे फॉर आप समझ लीजिए, पहला शर्त यह हो गया कि प्रथम माध्यम सघन, दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। आप इसको समझ लीजिए, सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए कि हम इसको विरल कर दें, यह विरल हो जाए और यह सघन हो जाए। जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा पिक्चर बना दे रहा हूँ, देखिए यह आपका सघन हो गया। आप देखेंगे अगर आप प्रकाश की किरण ऐसे डाल रहे हैं, यह इंसिडेंस आई है, तो क्या होगा, यह अभिलंब की ओर झुकेगा ना, माने यह कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर आप इस एंगल को और बढ़ाएंगे और एंगल बढ़ाएंगे तो यह और करीब होगा। हम कहना ये चाह रहा हूं, अब एंगल को बढ़ाते जाएं, यह आर का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर आर का मान कम हो रहा है और माने अभिलंब की ओर झुक रहा है। तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है कि इस स्थिति में, यानी जब पहला माध्यम विरल माध्यम है
तो यह अपवर्तित किरण है उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए, ऐसा सवाल ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। यानी स्पष्ट हो गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए पहला माध्यम सघन जबकि दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। यानी इसको मैं लिखा दूं, यहां पॉइंट मैं नोट कर दे रहा हूं, प्रथम माध्यम सघन जबकि द्वितीय माध्यम विरल होना चाहिए। समझ में आ गया? सेकंड जो कंडीशन है बहुत आसान है। जैसा कि मैं बोला, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो रहा है जब आई का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मैंने दूसरी कंडीशन ये है कि आपतन कोण आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सी। यानी सेकंड जो होगा, आई आपतन कोण बड़ा हो जाए क्रांतिक कोण से। तो ये दो कंडीशन है किसके लिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं जो बोला हूं आप उसको समझ गए होंगे। तब तक के लिए आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देख रहे हैं। ओके, स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रांतिक कोण, जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। तो मतलब हम क्रांतिक कोण सी एवं अपवर्तनांक n के बीच एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और यह रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर रिलेशन है। मतलब वो जो रिलेशन है मैं आपको स्क्रीन पर लिख दिया हूँ, हमको प्रूफ करना है ANG इक्वल्स 1/sin c। इसको हम स्टेटमेंट में कैसे कहते हैं? हम यह कहते हैं कि जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और माध्यम बोले तो जैसे यहाँ ग्लास है, वाटर हो सकता है, और भी कोई भी माध्यम हो सकता है। और अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक यानी किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपको रिकॉल करा दूं, मैं आपको बोला था निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वहां मैं आपको बताया था कि वायु के सापेक्ष यानी निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हमको सिंपल किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, यानी वह किसके सापेक्ष दिया है? तो वह वायु के सापेक्ष दिया है। उसी को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक को परम अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट कि यहाँ ANG माने इस ग्लास का जो एयर के ग्लास का एयर के सापेक्ष जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG है, यह साइन क्रिटिकल एंगल C के ज्या का व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है स्टूडेंट, मात्र 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। आइए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। सो देखेंगे, मैं इसको प्रूफ करूंगा स्टूडेंट, प्रूफ कर रहा हूं। देखिए हम क्या करूंगा स्टूडेंट, यह एक मीडियम है M1, और यह कौन सा मीडियम होगा? सघन होगा। अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि जब भी हम क्रांतिक कोण की बात करते हैं तो पहला माध्यम सघन होता है। अच्छा, ये माध्यम जो हो गया M2, ये कौन सा मीडियम होगा? ये विरल होगा।
मैं समझने के लिए इसको ऐसे डैश डैश कर दे रहा हूं ताकि समझने में कोई मुश्किल न हो। ओके, अब आइए हम यहां पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया। इस नॉर्मल का नाम ले रहा हूं O N1 N2। अब हमको क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट? ए एन जी बराबर हुआ। हमको ये दिमाग में रखना है स्टूडेंट कि हमको यह चीज प्रूफ करना है, उसी चीज को हमको प्रूफ करना है। अब देखेंगे मैं क्या करूंगा, एक रे ऑफ इंसिडेंट ऐसे, माने अगर यह आपतित किरण है, इस कोण को मैं आई कह दे रहा हूं, तो यह जो किरण है ऐसे सीधे न जाके क्या होगी आप ये बताइए? अभिलंब से दूर हटेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो यह कुछ ऐसे हो गई। और यह जो एंगल है इसको मैं आर कह दे रहा हूं। अब देखिए जरा, फर्स्ट मीडियम सघन, अच्छा ये एक काम कर रहा हूं, ये जो सघन है ना इसको मैं ग्लास कह दे रहा हूं। माने यह ग्लास है, हम एग्जांपल ये ग्लास है और यह आपका क्या है, एयर है, माने वायु है। अगर मैं बात करूं कि इस ग्लास के सापेक्ष इस वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या होगा स्टूडेंट? फर्स्ट मीडियम जी एन ए, ये जी एन ए क्या होगा आप बताइए? साइन आई अपॉन साइन आई, यही ना होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी डेप्थ में इसको बता चुका हूं। अब अगर यह जो आपतन कोण है इसको मैं क्रांतिक कोण के बराबर कर दूं, मतलब इफ I इक्वल्स सी, तो उस स्थिति में यह आर किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मैं डिस्कस कर चुका हूं इस वीडियो में। तो दिस इंप्लाइज ये जो आर है वह 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। माने ये हो जाएगा जब हम ये वैल्यूज यहाँ पर रखें जी एन ए, तो ये साइन आई के जगह पर क्या रख दूंगा? सी, और ये जो आर है यह 90 डिग्री। हम आप बहुत भली भांति जानते हैं, वेल फैमिलियर है, साइन 90 का मान 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो जी एन ए है ये साइन सी के बराबर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब जरा सोचिए, मैं आपको एक यह भी रिजल्ट प्रूफ कराया था जो प्रीवियस वीडियो में ही देखेंगे। वो टॉपिक था प्रकाश की उत्क्रमणीयता। वहां मैं आपको प्रूफ कराया था कि ये जो 1 and 2 है, माने पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है वह रिवर्स होता है 1/2n1 के। बोलिए होता है ना? तो अगर ऐसा है तो ये जो जी एन ए है इसको मैं रिवर्स में क्या लिख सकता हूं? 1/an(g), इसको लिख दिया। और यह किसके बराबर है? ये आपका क्या है? साइन सी के बराबर है। अब मैं काम करूंगा स्टूडेंट, अब अगर हम दोनों पक्षों का रिवर्स कर दे, माने ये 1 है कि नहीं, ये देख लीजिए। यहाँ पर जो साइन 90 का मान 1 है, आप यहाँ पर 1 रख लीजिए। अगर हम दोनों पक्षों का रिवर्स कर दे रहा हूं तो यह ए एन जी इसके बराबर हो जाएगा 1/sin के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और यही हमको प्रूफ करना था। मात्र एक लाइन का यह लॉजिक आपको समझना है। अगर यह समझ में आ गया तो विश्वास मानिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, सो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए।